तो नमस्कार दोस्तों, आगे देखते हैं हम इस सिद्धांत के बारे में। जिसमें हमारा सिद्धांत है और सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। और इसमें हम जो देख रहे थे कि थॉर्नडाइक ने यहाँ पर नियम दिए और उन नियमों की हम चर्चा करें तो थॉर्नडाइक के नियम और नियम में सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर प्राथमिक नियम की बात करते हैं। प्राथमिक नियम जो यहाँ पर थॉर्नडाइक के दिए नियम है तो उन नियमों को हम और क्या कहते हैं, मुख्य नियम कहते हैं। जिसमें आपको मैंने बताया कि मुख्य नियम और मुख्य नियम वो कितने हैं, तो यहाँ पर 3 मुख्य नियम दिए थे इसने। तो पहला मुख्य नियम है और वो पहला मुख्य नियम कौन सा है, तो पहला मुख्य नियम है, तो पहला मुख्य नियम तो जिसे हमने कह दिया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। और जो दूसरा मुख्य नियम है जैसे हमने कह दिया अभ्यास का नियम। और तीसरा मुख्य नियम है जिसे हमने कह दिया प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। तो इस तरीके से जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए और नियम 2 प्रकार के दिए, एक तो यहाँ पर मुख्य नियम और दूसरे उसके जो नियम आते हैं तो वो गौण नियम आते हैं। तो मुख्य नियमों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक नियम कहा जाता है। मुख्य नियमों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पर 3 मुख्य नियम है जिसमें पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। अब इसमें हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर पहला नियम देता है, उस नियम का नाम होता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। तो यहां पर देखें कि जो वातावरण में उद्दीपन होता है और उस उद्दीपन की प्राप्ति के लिए, उस उद्दीपक की प्राप्ति के लिए बालक को क्या होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर उद्दीपक की प्राप्ति की जा सकती है। तो उद्दीपक की प्राप्ति की जा सकती है। तो थॉर्नडाइक ने कह दिया कि थॉर्नडाइक ने कि वातावरण में उद्दीपक होता है और उद्दीपक को यहां पर प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है, अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन पहले वातावरण में क्या होता है, उद्दीपक होता है और उस उद्दीपक के प्रति यहां पर क्या की जाती है, अनुक्रिया की जाती है और अनुक्रिया करते हुए उद्दीपक की प्राप्ति की जाती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे लिए जो सेकंड ग्रेड वो हमारे लिए उद्दीपक का कार्य कर रही है। सेकंड ग्रेड हमारे लिए किसका कार्य कर रही है, उद्दीपक का कार्य कर रही है। और उसके लिए यहाँ पर जो हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, अनुक्रिया होती है। और जैसी अनुक्रिया करेंगे, जिस तरीके से अनुक्रिया करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तो उसके द्वारा स्वतः ही हम हमारे उद्दीपक की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात सफलता प्राप्त करते हुए हम हमारे लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वातावरण में यहाँ पर उद्दीपक है और उद्दीपक की प्राप्ति कब होगी, तो यहाँ पर मुख्य नियम देता है थॉर्नडाइक, जिसमें यहाँ पर उद्दीपक की प्राप्ति वही कर सकता है जो यहाँ पर उद्दीपक की प्राप्ति के लिए क्या हो, तत्पर हो। अर्थात वो नियम कौन सा है, तत्परता का नियम है। लेकिन यहां पर तत्परता में यहां पर किसकी स्थिति देखी जाती है, रुचि। अर्थात यहां पर रुचि का नियम आता है। रुचि का नियम है जो यहां पर इसका क्या माना जाता है,
ये इसका उपनियम है। ये क्या है? इसका उपनियम। तो यहां पर 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसमें तत्परता का नियम और तत्परता का नियम, इस नियम का भी उपनियम कौन सा है? रुचि का नियम। तो जिसमें बालक या व्यक्ति उद्दीपक की प्राप्ति के लिए यहां पर वो क्या दिखाएगा? पहले रुचि दिखाएगा, और उस रुचि के आधार पर उस उद्दीपक की प्राप्ति के लिए वो क्या होगा? तत्पर होगा। और तत्पर होने के पश्चात ही वह किसकी प्राप्ति कर सकता है? उद्दीपक की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन तत्परता यहां पर व्यक्ति या बालक को आंतरिक रूप से दिखानी होगी, तभी जाकर वो ये कार्य कर सकता है। क्योंकि देख सकते हैं, एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो यहां पर एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पानी पीने के लिए उसमें उसकी रुचि होगी, वो तत्पर होगा, तभी जाकर वो पानी पी सकता है। जिस तरीके से हमारे घर वाले पैसे खर्च कर सकते हैं, कोचिंग की फीस जमा करा सकते हैं, ऐप खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको भी बाध्य नहीं कर सकते। यदि आपकी इच्छा पढ़ने की होगी, आपकी यहाँ पर इच्छा, आपकी रुचि यहाँ पर विकसित होगी, आप यहाँ पर सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, उद्दीपन की प्राप्ति के लिए तत्पर होंगे, तभी जाकर किसकी प्राप्ति कर सकते हैं? उद्दीपक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कौन से नियम में कहता है? ये तत्परता के नियम में कहता है। कौन कहता है? थॉर्नडाइक कहता है। तो यहां पर ये तो इसका क्या है? प्रथम नियम, जिसे हमने कह दिया तत्परता का नियम, और ये दूसरा मुख्य नियम देता है। दूसरा मुख्य नियम है। और दूसरा मुख्य नियम कौन सा है भाई? तो यहां पर दूसरा मुख्य नियम आता है, और वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, मानिए कि हमने कोई कार्य किया और उस कार्य में हमें एक बार में सफलता नहीं मिली, तो हमें बार बार उस कार्य को करना होता है, बार बार कार्य करना होता है, लेकिन एक दिन उसमें सफलता हमें मिल ही जाती है। लेकिन ये संभव किसके द्वारा हुआ? तो ये संभव अभ्यास के द्वारा हुआ। अभ्यास के द्वारा हुआ। तो उद्दीपक की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तत्पर होना पड़ता है, और उद्दीपन की प्राप्ति के लिए किसी कार्य को बार बार जब किया जाता है, तो वो नियम उसका कौन सा कहलाता है? अभ्यास का नियम कहलाता है। हमें भी कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे टॉपिक है जो याद ही नहीं होते, लेकिन उसका हम यदि बार बार प्रयास करें, याद करने की कोशिश करें, बार बार अभ्यास करें, तो उसके द्वारा बिल्कुल हमें याद हो सकते हैं। क्योंकि कहा गया है, करते करते अभ्यास ते जड़मत होते सुजान, करते करते अभ्यास ते जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। सिल पर पड़त निशान, जो एक पत्थर है और उस पत्थर पर भी यहाँ पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम जिस विषय वस्तु को, जिस टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे, तो बिल्कुल हम क्यों नहीं, हमारे मस्तिष्क में वो पूरे के पूरे यहाँ पर टॉपिक हमारे स्थापित हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं, याद हो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उद्दीपक की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तत्पर होना पड़ेगा। तत्पर भी कब हो सकते हैं? जब यहाँ पर उस विषय के प्रति, उस उद्दीपक के प्रति यहाँ पर बालक क्या रखेगा? रुचि रखेगा। रुचि रखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? दूसरा मुख्य नियम, अभ्यास का नियम। किसी भी उपलब्धि की प्राप्ति के लिए, उद्दीपक की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। लेकिन अभ्यास यहाँ पर जो किया जाता है, तो वो किया जाता है तो किससे संबंधित होगा? वो यहाँ पर जो कार्य किया जाता है, तो उस कार्य से संबंधित अभ्यास करेंगे, तभी जाकर उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम है, इसके क्या है? 2 उपनियम है। तो 2 इसके क्या है? उपनियम है। 2 इसके क्या है? उपनियम है। और 2 इसके उपनियम कौन कौन से हैं? 2 कौन कौन से इसके उपनियम है? जिसमें हमने कह दिया
एक तो उपयोग का नियम, एक कह दिया उपयोग का नियम और दूसरा हमने कह दिया अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम। तो यहां पर एक तो है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। क्योंकि अभ्यास भी करना होगा और अभ्यास भी करना होगा तो यहां पर जो हमारे लिए उपयोगी है उस उपयोगी विषय वस्तु का हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी तो जाकर वो हम उद्दीपक की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उपयोगी जो विषय वस्तु है, उपयोगी चीजें हैं, उपयोगी है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर स्थापित होंगे, तो स्मृति में। तो अर्थात उपयोग का नियम, इसका जो संबंध होता है वो संबंध किससे होता है, स्मृति से संबंध होता है। क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति जो योजनाएं बनाई जा रही है और उसका अभ्यास किया जा रहा है जो हमारे लिए उपयोगी है, तो वो उपयोगी जो विषय वस्तु जिसका अभ्यास कर रहे हैं तो वो यहाँ पर कहाँ पर स्थापित होगी, वो स्मृति में स्थापित होगी, स्मृति में स्थापित होगी। लेकिन जो हमारे लिए काम की नहीं है वो अनुपयोगी है, और अनुपयोगी जो कहां पर चली जाएगी, वो विस्मृति में चली जाएगी। वो कहां पर चली जाएगी, विस्मृति में चली जाएगी। तो पहला नियम तो तत्परता का नियम है और इसका उपनियम रुचि का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है, और इसके दो उपनियम जिसमें उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। जिसमें उपयोग के नियम का संबंध स्मृति से होता है और अनुपयोग का जो नियम है इसका संबंध विस्मृति से होता है, विस्मृति से होता है। फिर तीसरा मुख्य नियम आता है, तीसरा मुख्य नियम है और जिसे हमने कह दिया प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, और प्रभाव के नियम के लिए हम कहे कि यहां पर प्रभाव का नियम है, तो इस नियम के द्वारा भी हम उद्दीपक की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि यहां पर जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में या तो सफलता मिलती है और या असफलता मिलती है। तो सफलता और असफलता का यहां पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जो कौन सा नियम कहता है, प्रभाव का नियम कहता है। कौन सा नियम कहता है, प्रभाव का नियम कहता है। और यहां पर प्रभाव के नियम के लिए हम कहे कि यहां पर इसके कितने उपनियम है, दो उपनियम है। एक तो यहां पर सफलता का नियम, सफलता का नियम, और दूसरा है असफलता का असफलता का नियम। सफलता का नियम और दूसरा है असफलता का नियम। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में सफलता मिल जाती है तो उस कार्य के द्वारा हम प्रेरित होकर आगे नवीन कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर नवीन कार्य में जो हमें कार्य करने में जो संतुष्टि प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर कौन सा नियम प्रभावी होता है, तो वो प्रभाव का नियम प्रभावी होता है। तो कार्य करने में यहाँ पर क्या मिलती है, हमें संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि किसके द्वारा मिलती है, सफलता के द्वारा मिलती है, सफलता के द्वारा मिलती है। क्योंकि जैसे कि हम देखें कि एक बालक है और वो बालक गणित के सवाल हल करता है, और हम देखते हैं कि जहां तक वो सवाल हल बालक करता है और उससे होते रहते हैं तो वो आगे यहाँ पर नए नए सवाल और करने लगता है। लेकिन मानिए कि 2-4 सवाल उससे नहीं हुए तो वो कॉपी रख के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या मिल गई, असफलता।
यदि उसमें सफलता मिलती रहती है तो वो निरंतर क्या है, आगे बढ़ते हुए कार्य करता रहता है, क्योंकि सफलता से उसे क्या मिलती है, तो यहाँ पर संतुष्टि मिलती है। जो यहाँ पर कौन सी नियम का प्रभाव दिखाई देता है, तो वह प्रभाव का नियम है। तो सफलता और सफलता से किसकी प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर संतोष की प्राप्ति होती है। तो संतोष की प्राप्ति होती है। तो सफलता से किसकी प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। और असफलता से किसकी प्राप्ति होती है, असंतोष की प्राप्ति होती है। असंतोष की प्राप्ति होती है। तो यहां पर और देखें, जैसे सफलता का नियम और दूसरा असफलता का नियम। मानिए कि हमने रीट की तैयारी की और रीट की तैयारी के पश्चात उसमें हमारा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है। तो इस सिलेक्शन से नहीं हम तो 2nd ग्रेड की नौकरी करेंगे, 2nd ग्रेड की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और उस सिलेक्शन से नौकरी लगने से हम यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त करते हैं, जिसमें सफलता, और वो सफलता यहाँ पर आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करिए कि नहीं, तेरे को तो 2nd ग्रेड की तैयारी करनी है। फिर 2nd ग्रेड में नौकरी लगने के बजाय नहीं 2nd ग्रेड में नहीं, अब तो 1st ग्रेड में नौकरी लगनी चाहिए, तो 1st ग्रेड में सिलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर 2nd ग्रेड की नौकरी लगने में जो हमें यहाँ पर सफलता मिली है और उस पर प्रभाव दिखाई दिया, तो वो सफलता यहाँ पर 1st ग्रेड की तैयारी करने के लिए क्या कर देगी, प्रेरित कर देगी। लेकिन यहाँ पर कौन से नियम का प्रभाव दिखाई दिया, तो यहाँ पर प्रभाव का नियम। तो यहाँ प्रभाव का नियम, इसमें कौन सा उपनियम है, तो वो सफलता का नियम, जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। लेकिन हम कई बार इतने मेहनत करते हैं, इतना कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य में क्या है, असफलता मिलती है। और असफलता से किसकी प्राप्ति होती है, असंतोष की प्राप्ति होती है। असंतोष की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर उद्दीपक की प्राप्ति के लिए, उद्दीपन के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। जिसमें रुचि होती है वो तत्पर होता है, तत्पर होगा वो उद्दीपक की प्राप्ति करेगा। लेकिन यहाँ पर बार बार क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। और अभ्यास में भी उपयोगी चीजों का अभ्यास करना होगा, और अनुपयोगी को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। और उपयोगी तो स्मृति में चली जाएगी और अनुपयोगी विस्मृति में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कार्य करेंगे तो जिसमें सफलता और असफलता मिलेगी। लेकिन सफलता में मिलेगी तो जिसमें संतोष की प्राप्ति होगी, असफलता मिलेगी तो असंतोष की प्राप्ति होगी। जो कौन सा नियम कहलाता है, तो ये नियम प्रभाव का नियम कहलाता है। प्रभाव का नियम कहलाता है। तो ये तो इसके क्या थे, मुख्य नियम थे। अब यहाँ पर थोड़ा एक कौन से नियम और देता है, तो थोड़ा एक गौण नियम और देता है, गौण नियम। तो अब गौण नियम की बात करें गौण नियम। और गौण नियम कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला गौण नियम आता है जिसे हमने कह दिया आंशिक क्रिया का नियम। तो पहला गौण नियम है और जिसे कह दिया आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा गौण नियम जिसे हमने कह दिया बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। एक नियम जिसे हमने कह दिया
मानसिक तैयारी का नियम, मानसिक तैयारी का नियम मानसिक तैयारी का नियम। फिर इसके बाद में हम देखें तो वो नियम आता है और उस नियम को हम कहते हैं आत्मीकरण का नियम। तो आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। और फिर 5वां गुण नियम है, 5वां गुण नियम है जिसे हमने कह दिया साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस तरीके से ये क्या है, इनके गुण नियम, सेकेंडरी लॉ, द्वितीयक नियम जो हैं। तो कितने नियम है? 5 नियम है। तो वो पहला नियम होता है तो वो आंशिक क्रिया का नियम है, दूसरा मानसिक तैयारी का नियम, दूसरा बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा मानसिक तैयारी का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और 5वां साहचर्य परिवर्तन का नियम है। तो गुण नियम का मतलब यह है कि यहाँ पर उद्दीपक की प्राप्ति के लिए ये हम लागू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो वो नियम कौन से कहलाते हैं? गुण नियम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर उद्दीपक की प्राप्ति के लिए थोंडाई क्या कहता है? थोंडाई की ये कहता है कि जो बालक है उद्दीपक की प्राप्ति के लिए जो कार्य करता है वो कार्य यहाँ पर जो करता है पहले कम करता है फिर अधिक करता है। जिस कार्य को हम जो व्यक्त करते हैं तो वो अंश से पूर्ण की ओर व्यक्त करते हैं। तो अंश से पूर्ण की ओर करते हैं। तो यहाँ पर आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? तो ये कहता है कि उद्दीपक की प्राप्ति के लिए, उद्दीपक की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाए वो कार्य अंश से पूर्ण की ओर किया जाना चाहिए। अंश से पूर्ण की ओर कार्य होना चाहिए, तभी जाकर उद्दीपक की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर बिल्ली पर इसने प्रयोग किया था तो बिल्ली ने भी, ऐसा नहीं कि बिल्ली को पहले दिन ही बंद किया पिंजरे में और वो दबाना सीख गई और वो भोजन प्राप्त करना सीख गई। तो यहाँ पर पहले दिन जब बंद किया तो उसने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, बहुप्रतिक्रियाएं की और बहुत देर तक वो उछल कूद करती रही और फिर उसके बाद में वो भोजन की प्राप्ति कर पाती है। भोजन की प्राप्ति कर पाती है, लेकिन वो दूसरे दिन, पहले दिन जितना कार्य किया था उससे कम वो दूसरे दिन करती है, कम समय लगाती है। तीसरे दिन कम समय लगाती है, उससे भी कम समय लगाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर उसने पहले तो कम सीखा, फिर एक दिन ऐसा आता है जिसमें पूर्ण रूप से उसे जानकारी मिल जाती है और वो जानकारी मिल जाती है तो कहाँ से तो बटन दबता है, कहाँ से गेट खुलता है, कहाँ से भोजन की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सीखा है वो सीखा बिल्ली ने किस तरीके से अंश से पूर्ण की ओर सीखा और अंश से पूर्ण की ओर ही यहाँ पर कार्य करते हुए बिल्ली ने भी एक दिन भोजन की प्राप्ति कर ली, अर्थात बिल्ली ने भी उद्दीपक की प्राप्ति कर ली। तो हम भी क्यों नहीं, शिक्षण प्रक्रिया में भी क्यों नहीं, यहाँ पर अंश से पूर्ण की ओर नियम अपनाया जाए जिसके द्वारा यहाँ पर किसकी प्राप्ति हो सके? उद्दीपक की प्राप्ति हो सके। उद्दीपक की प्राप्ति हो सके तो वो नियम कौन सा होता है? आंशिक क्रिया का नियम होता है। तो वो नियम कौन सा होता है? आंशिक क्रिया का नियम होता है। क्योंकि हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए मोटी गाइड लेकर आते हैं और जितनी सबसे ज्यादा मोटी होगी वो ही लेकर आते हैं, चाहे उसे पढ़ेंगे लेकिन लेकर जरूर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जिस दिन गाइड लेकर आए उसी दिन पूरी को पढ़ दिया हो।
तो उस समय भी यहाँ पर इस नियम का पालन करते हैं, इस नियम को अपनाते हैं। पहले दिन तो उसे निहारेंगे, आगे पीछे से गत्ते देखेंगे, उसके कलर देखे जाएंगे, उसकी फोटो देखी जाएगी, फोटो देखी जाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर उसकी शुरुआत करेंगे तो 1 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, 3 पेज पढ़ेंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास में आती जाएगी वैसे ही हमारी किताब है, पुस्तक है, वो पुस्तक के पेज भी बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आता है वो पूरी किताब को हम पढ़ चुके होते हैं, पूरी किताब को, पूरी पुस्तक को हम पढ़ चुके होते हैं। लेकिन यहां पर जो ये नियम अपनाया है तो वो नियम कौन सा है? वो आंशिक क्रिया का नियम है। भाई ये मैं नहीं कहता, ये तो थोंडाई कहता है। थोंडाई कहता है कि उद्दीपक की प्राप्ति करनी है तो अंश से पूर्ण की ओर कार्य करो, तभी जाकर किसकी प्राप्ति हो सकती है? उद्दीपक की प्राप्ति हो सकती है। फिर इसके बाद में यहां पर दूसरा गौण नियम आता है और वो नियम कहलाता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। और इस नियम के अनुसार हम कहते हैं कि यहां पर उद्दीपक की प्राप्ति के लिए क्या करनी होती है? बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी होती है। अरे भाई अनुक्रियाएं बिल्कुल है ये, क्योंकि बिल्ली ने बहुत सारी उछल कूद की, बटन का भी चयन किया, बंद भी रही, उसे भूखा भी रहना पड़ा। तो यहां पर ये सब क्या है? इसकी बहुत सारी अनुक्रियाएं। और इतने कार्य करने के पश्चात उसने जो प्रयास किया तो उसे उद्दीपक की भी प्राप्ति हुई, उद्दीपक की भी प्राप्ति हुई। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमें कौन से नियम का भी पालन करना होता है? बहु प्रतिक्रिया का नियम भी पालन करना होता है। तो जिस तरीके से हम देखें कि हमें भी जैसे सेकंड ग्रेड हमारे उद्दीपक की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं। बहुत सारी अनुक्रियाएं गवर्नमेंट ही करा देती है। जैसे कि पहले फॉर्म भरवा लेगी, फिर 2 महीने 3 महीने बाद में एग्जाम है, फिर खिसका देगी, खिसकाने के पश्चात 3 महीने बाद में पुनः फिर दोबारा खिसका कर, नहीं अब की बार बिल्कुल फिक्स डेट है और उसी तारीख को एग्जाम होगी। तो यहाँ पर हमारी अनुक्रिया भी क्या है? बढ़ती हुई चली जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन सीखने के लिए हम भी बहुत सारा कार्य करते हैं। घर छोड़कर रूम लेते हैं और रूम पर पढ़ाई करते हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, घर वालों का सहयोग नहीं कर पाते, घर वालों की वजह से परेशान रहते हैं, हमारी वजह से घर वाले परेशान रहते हैं। तो ये सबका सब क्या है? ये बहु प्रतिक्रिया है। और उस बहु प्रतिक्रिया के द्वारा हम इतना संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष के पश्चात किसकी प्राप्ति होती है? उद्दीपक की प्राप्ति होती है। ये कौन सा नियम कहता है? तो ये बहु प्रतिक्रिया का नियम कहता है। लेकिन यहां पर उद्दीपक की प्राप्ति के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, तभी जाकर उद्दीपक मिलेगा, तभी जाकर हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मानिए कि वो बिल्ली पर जब प्रयोग किया और वो बिल्ली उछल कूद करती नहीं, वो एक कोने में बैठ जाती, तो यहां पर उसे भोजन मिल जाता क्या? नहीं मिलता। तो यहां पर बिल्ली वो मानसिक रूप से तैयार हुई और उसने सोचा कि नहीं मुझे बाहर निकलना है और भोजन प्राप्त करना है, तभी जाकर उसने उछल कूद की प्रक्रिया प्रारंभ की और जैसे भोजन की प्राप्ति कर लेती है। तो मतलब यहां पर उद्दीपक की प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से भी क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। इसी तरीके से हम भी हमारे उद्दीपक की प्राप्ति के लिए हम क्या है? मानसिक रूप से तैयार है। और मानसिक रूप से तैयार है तभी तो हम ये वीडियो देख रहे हैं, ऐप ले रखा है, तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक मानसिक तैयारी का नियम है और इस नियम के अनुसार भी हम क्या करते हैं? उद्दीपक की प्राप्ति करते हैं। लेकिन आत्मीकरण का नियम, इस नियम को भी हम क्या है? अपनाते हैं। आत्मीकरण का नियम इसका मतलब यहाँ पर जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम याद रखते हैं। वो कौन सा नियम कहलाता है? आत्मीकरण का नियम कहलाता है। क्योंकि बिल्ली ने चाहे कितनी उछल कूद की हो, कितना ही सीखा है, लेकिन अंत में जाकर वो एक दिन सब कुछ सीख जाती है, कहाँ से बटन दबता है, कहाँ से भोजन की प्राप्ति होती है।
तो ये सीख कर उसने उसे याद कर लिया और याद करते हुए उसने अपने मस्तिष्क में रखा है, तो वो उसका कौन सा नियम होता है? आत्मीकरण का नियम होता है। तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी सीखेंगे, सीखते हुए पढ़ते हुए हम उसका क्या करेंगे? आत्मसात करेंगे, अर्थात उसे याद रखेंगे। याद रखेंगे उस नियम को हमने क्या कह दिया? उस नियम को कह दिया आत्मीकरण का नियम। उस नियम को हमने क्या कह दिया? आत्मीकरण का नियम कह दिया। तो आत्मीकरण का नियम कह दिया। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, तो इस नियम के अनुसार हम देखें, जो चीज हमें आती है उस चीज का, जो हमारे पास में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उस ज्ञान का, उस नॉलेज का अनेक स्थानों पर जो प्रयोग करते हैं, तो वो उसका कौन सा नियम कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। तो यहां पर अनेक स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, तो वो परिवर्तन कौन सा होता है? साहचर्य परिवर्तन होता है। तो जिस तरीके से हम देखें, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और वो सेकंड ग्रेड की पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम DSSSB की एग्जाम देने जा रहे हैं, KVS की एग्जाम देने जा रहे हैं, और वहां पर ऐसे प्रश्न आ जाएं जो हमने पढ़ रखे हैं, तो वहां पर ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में जो सीखी गई साइकोलॉजी है, उस सीखी हुई साइकोलॉजी का, उस ज्ञान का हमने दूसरी जगह पर, दूसरी परीक्षा में क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया, उसका उपयोग ले लिया हमने। तो वो परिवर्तन कौन सा कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे मानिए कि हमने कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में गिनती पढ़ी, पहाड़े पढ़े, तो यहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर पढ़कर हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा किसके लिए? मानिए कि कोई कक्षा 2 को 3 को पास करने के लिए पढ़ा है क्या? नहीं, यहाँ पर जो हमारे पास में नॉलेज है, गिनती है, पहाड़े हैं, उन ज्ञान का प्रयोग, उस ज्ञान का प्रयोग, उस नॉलेज को हम मानिए कि सब्जी मंडी में सब्जी भी लेने जाते हैं, तो वहां भी प्रयोग करते हैं। मानिए कि हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षण कार्य के दौरान भी प्रयोग कर रहे हैं। मानिए कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं, तब भी प्रयोग कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तब भी प्रयोग कर रहे हैं। तो वो परिवर्तन कौन सा कहलाता है? तो वो नियम कौन सा होता है? उस नियम को कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये कौन से नियम होते हैं? ये गौण नियम होते हैं, जो कितने हैं? 5, जो कौन देता है? थॉर्नडाइक देता है। इसके बाद में इसमें देखें कि इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, इसके बारे में देखें। तो यहां पर देख सकते हैं कि इस सिद्धांत से, अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर
शिक्षण सूत्र की उत्पत्ति हुई। तो इस सिद्धांत से अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। क्योंकि हम पढ़ चुके थे कि आंशिक क्रिया का नियम, और जिसमें अंश से पूर्ण की ओर क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यह सिद्धांत निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। उपयोगी सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत निम्न स्तर के बालकों के लिए क्या है? उपयोगी सिद्धांत माना जाता है। निम्न स्तर का मतलब प्राथमिक स्तर, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उन स्तर के जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सिद्धांत उपयोगी माना जाता है। क्योंकि छोटे बालक हैं जो गलतियां बहुत करते हैं, और गलतियों में यहाँ पर सुधार किया जाता है। गलतियां बहुत करते हैं, भूल जाते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं, भूल जाते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक दिन इस क्रिया के द्वारा, इस कार्य के द्वारा वो सीख लेते हैं। तो हमने कह दिया कि यह सिद्धांत निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। और यहां पर हमने कह दिया कि यह सिद्धांत धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी है। और यह सिद्धांत धैर्य और परिश्रम पर बल देता है। यह सिद्धांत धैर्य और परिश्रम पर क्या देता है? बल देता है। और ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत धैर्य और परिश्रम पर बल देता है। यह सिद्धांत गणित एवं विज्ञान जैसी कठिन विषयों को समझने के लिए सहायक है। यह सिद्धांत गणित एवं विज्ञान जैसी कठिन विषयों को समझने के लिए सहायक है। क्योंकि यहाँ पर गणित विज्ञान का ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ज़्यादा समय देंगे, तो एक दिन यहाँ पर वो गणित एवं विज्ञान जैसी कठिन विषय हमें सरल लगने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए कि यह सिद्धांत अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है इस सिद्धांत से। और यह सिद्धांत निम्न स्तर के बालकों के लिए क्या है? उपयोगी है। यह सिद्धांत धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी है।
क्योंकि धीमी गति से सीखने वाले बालक है, जो बार बार अभ्यास करेंगे तो बार बार अभ्यास करने से वो यहाँ पर जो सीखा गई चीज है, यहाँ पर सीखी गई विषय वस्तु है, वो अपने मस्तिष्क में स्थापित होगी। लेकिन यहाँ पर यह सिद्धांत धैर्य और परिश्रम पर क्या देता है? बल देता है। धैर्य और परिश्रम पर बल देता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार में हमें सफलता नहीं मिलती और उस सफलता के लिए बार बार प्रयत्न किया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या रखना होता है? तो धैर्य रखना होता है, धीरज रखना होता है। लेकिन जब हम बार बार प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास में यहां पर हमारा क्या दिखाई देता है? परिश्रम। तो यह सिद्धांत धैर्य और परिश्रम पर क्या देता है? बल देता है। यह सिद्धांत गणित एवं विज्ञान जैसी कठिन विषयों को क्या है? समझने के लिए सहायक सिद्धांत है। यह सिद्धांत अभ्यास पर बल देता है, यह सिद्धांत तत्परता पर बल देता है। तो इस तरीके से ये हमारा सिद्धांत होता है और वो सिद्धांत कहलाता है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच।